नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल जीएस प्लैनेट पर। इकोनॉमिक्स के लेक्चर में आज हम 5वां लेक्चर टेकअप करेंगे और आज का टॉपिक है नेशनल इनकम, जो कि चल रहा था। उसका पार्ट 1 कंप्लीट था, पार्ट 2 कंप्लीट करना था। ये नेशनल टॉपिक था पार्ट 1 से लेकर पार्ट 3 तक चलेगा, जिसमें एक लेक्चर हो चुका है पार्ट 1, पार्ट 2 है और पार्ट 3 अभी बाकी है। वो नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे, ठीक है। तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे कि जीडीपी एट मार्केट प्राइस और जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट में क्या डिफरेंस है, जीडीपी एट करंट प्राइस और जीडीपी एट बेस ईयर में क्या डिफरेंस है। ये चारों अब मिलते जुलते कंसेप्ट है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है, और ये जो अंतर है वो आपको प्रॉब्लम करता है। तो थोड़ा अंडरस्टैंडिंग इसको एग्जाम्पल से समझेंगे, ठीक है, तब जाके आपको समझ में आएगा। तो इससे पहले ये चीज़ें क्या है, इससे जानने से पहले अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा ये जान लेते हैं। तो हमने, अगर हम बात करें नेशनल इनकम के टॉपिक में क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने आपको पढ़ाया कि भारत में नेशनल इनकम की गणना करने का इतिहास क्या था। सबसे पहले हमने हिस्ट्री पढ़ी थी, याद है। हिस्ट्री में हमने आपको बताया था कि भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय की गणना किसने की थी, तो दादा भाई नौरोजी ने की थी। किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने की थी। कब? 1868 में उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी। पुस्तक का नाम क्या था? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये बताया था, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है। इसमें उन्होंने बताया कैसे भारत में ब्रिटिश सत्ता यहाँ के संसाधनों को तो दोहन करके उसे अपने देश में ट्रांसफ़र कर रही हैं और अपने देश को अमीर बना रही है, भारत को गरीब बना रही है। तो भारत में मुख्यतः गरीबी का कारण उन्होंने बताया था। और उन्होंने ये भी बताया कि भारत में जो प्रति व्यक्ति आय थी उस समय 20 रुपये प्रति व्यक्ति आय थी, ये प्रति माह थी। मतलब समझ, एक आदमी एक महीने में सिर्फ 20 रुपये कमाता था। तो दादा भाई नौरोजी ने पहली बार नेशनल इनकम की गणना की थी। इसके बाद दूसरी जो महत्वपूर्ण इसमें कदम आता है वी.के.आर.वी. राव का आता है। वी.के.आर.वी. राव जी ने क्या लिखा था, एक पुस्तक लिखी थी, और उस पुस्तक में उन्होंने पहली बार साइंटिफिक तरीके से गणना करके बताया था, ठीक है। तो ये भी बात थी। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या आता है, कब? 1951 में। 1951 में क्या हो जाता है कि CSO का गठन हो जाता है, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस या ऑर्गेनाइजेशन का गठन हो जाता है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का गठन होता है 1951 में। तब से ये संस्था क्या कर रही है, भारत में नेशनल इनकम की गणना कर रही है। प्रत्येक वर्ष नेशनल इनकम की गणना ये कर रही है। फिर बीच में आता है क्या, NSSO बना था। NSSO क्या करता था, सैंपल कलेक्ट करता था और ये कलेक्ट करके CSO को देता था। CSO क्या करता था, नेशनल इनकम जारी कर देते थे। लेकिन 2019 में क्या हुआ, 2019 में NSSO और CSO दोनों को मिला के अब क्या कर दिया गया है, अब उसे NSO कर दिया गया है, ठीक है, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। यानी कि कलेक्ट करने का भी काम अब कौन करेगी, NSO, और पब्लिश करने का भी काम कौन करेगी, NSO। तो आपसे प्रश्न बनेगा, राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है भारत में? तो अब कौन कर रहा है राष्ट्रीय आय की गणना? NSO। क्लियर है, ये करता है। तो ये पूरा इतिहास हमने समझा था। इतिहास के बाद हमने आपको बताया था आखिर राष्ट्रीय आय की गणना होती कैसी है भैया, क्या होता है इसमें। तो राष्ट्रीय आय के लिए कुछ आपको महत्वपूर्ण टर्म चाहिए थे, जैसे कि आपको चाहिए था क्या, GDP, ठीक है। तो हमने GDP समझा था। GDP हमने क्या बताया था, जो टोटल प्रोडक्शन होता है, टोटल प्रोडक्शन, ठीक है। टोटल प्रोडक्शन किसका? गुड्स का एंड सर्विसेज का, ठीक है। कुल प्रोडक्शन, चाहे सर्विस हो, सर्विस का मतलब समझ रहे हैं, जैसे चिकित्सीय सेवा। अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं, उसको पैसा पे करते हैं, तो वो आपको कुछ देता तो है नहीं, वो सिर्फ आपको क्या देता है, सलाह। तो वो अपनी कंसल्टेशन फीस लेता है, ऐसे ट्यूशन फीस होती है, ऐसे ट्रांसपोर्टेशन फीस होती है। जो सेवा की खरीद फरोख्त होती है वो सेवा का उत्पादन होगा, जो सामान का खरीद फरोख्त होता है वो सामान का उत्पादन, यानी गुड्स का उत्पादन। तो देश की सीमा के अंदर, ध्यान दीजिए, देश की सीमा के अंदर जो कुछ भी उत्पादित हो रहा है उसका जो मूल्य निकाल लेंगे एक साल का, वो क्या निकल जाता है, GDP। क्लियर है। तो हमने GDP समझा था। तो GDP के बाद हमने क्या समझा था, हमने NDP समझा था। NDP के बाद क्या था, उसका सीधा फार्मूला था GDP माइनस कैपिटल डेप्रिसिएशन, यानी पूंजी ह्रास। पूंजी ह्रास क्या चीज़ होती है भाई, कैपिटल डेप्रिसिएशन क्या होता है? कैपिटल डेप्रिसिएशन हमने बताया था कि जो भी कैपिटल हम जनरेट करते हैं उसको मेंटेनेंस के लिए कुछ कॉस्ट चली जाती है। जैसे हमने कोई मशीन खरीदा, तो जाहिर सी बात है मशीन की जो उत्पादन क्षमता है 1 साल बाद वो गिर जाएगी। तो उसकी जो घिसावट है, उत्पादन में जो आने वाली घिसावट है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पूंजी ह्रास या कैपिटल डेप्रिसिएशन। तो NDP क्या होता है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और GDP क्या होते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद और शुद्ध घरेलू उत्पाद। तो शकल से शुद्ध निकालने के लिए हम क्या करते हैं, कैपिटल डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं। NDP के बाद हमने क्या निकाला था, GNP निकाला था। क्या निकाला था, GNP क्या होता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद है। क्या है बच्चा, सकल राष्ट्रीय उत्पाद है।
जिन्होंने पिछला लेक्चर नहीं देखा है प्लीज़ जाके वो लेक्चर देखें, तब जाके समझ में आएगा। सकल राष्ट्रीय उत्पाद ये कैसे निकलता भैया, देखो यहाँ पर एक वर्ड आया राष्ट्रीय यानी नेशनल। तो नेशनल का मतलब होता है कि जो हमारा जीडीपी प्राप्त हुआ था, ठीक है, उसमें हम क्या करते हैं, जो हमारा एक्सपोर्ट था और हमारा जो इंपोर्ट था, आयात और निर्यात था, उसको घटा देते हैं, उसमें जो बैलेंस बच जाता है वो जीडीपी में जोड़ देंगे तो हमारा क्या निकला कर आ जाएगा, जीएनपी। एक्सपोर्ट का मतलब अब जैसे कि हमने सेवाएं कुछ बाहर भेजी तो उसको हम ऐड करेंगे, और जो हम विदेशी हमारे यहाँ आए हैं वो अपना ले जाएंगे तो वो हटाना होता है। तो जो विदेशियों की भारत में आय होती है उसको हम माइनस करते हैं, और जो देशवासियों की विदेश में आय होती है उसको जोड़ देते हैं, तो ये जाके निकल आता है जीएनपी। जिनको नहीं पता है पिछला लेक्चर देखे, बहुत बेहतर तरीके से समझा है। तो जीएनपी निकल गया, जीएनपी में क्या कर दें, कैपिटल डेप्रिसिएशन निकाल दें तो क्या निकल जाता है, एनएनपी। तो हमने एनएनपी तक निकाला था, ठीक है। तो एनएनपी मतलब नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो कायदे से यही लगना चाहिए कि नेट नेशनल प्रोडक्ट ही राष्ट्रीय आय होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। नेट नेशनल प्रोडक्ट यानी एनएनपी राष्ट्रीय आय नहीं होता है। इसके लिए हमें क्या करना होता है, कुछ और चीज़ें चाहिए होती हैं। अब क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, आइए यहाँ से देखते हैं। तो एक एक लाइन पढ़ते हैं और उसको एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। बहुत ध्यान से सुनिएगा कि बाजार कीमतों पर जीडीपी में सभी अप्रत्यक्ष कर यानी इनडायरेक्ट टैक्स व सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी भी शामिल होती है। अतः वास्तविक जीडीपी निकालने के लिए अप्रत्यक्ष कर और सब्सिडी को हटाना होता है। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, फिर से समझते हैं एग्जाम्पल से। देखिए अभी के लिए ऐसे समझिए कि मान लीजिए कोई देश है, कोई कंट्री है, ठीक है, कोई देश है, ठीक है। इसमें दो चीज़ उत्पादित हो रही है। एक मान लीजिए हो रहा है सिलेंडर, ठीक, गैस सिलेंडर, ठीक, और दूसरा मान लो हो रहा है पेन। दो ही चीज़ उत्पादित हो रही है, ठीक। एक पेन की कीमत मान लीजिए कितनी है, मान लेते हैं 5 रुपये है, ठीक है। वहाँ मैंने एग्जाम्पल से समझाया हुआ है फिलहाल, और समझ लेते हैं वहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। इसके लिए हम स्थिर लागत पर जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट की गणना करते हैं। जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू जीडीपी एट मार्केट प्राइस, जो हम जीडीपी निकाले थे, और माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी, ये होता है। अब ये जो है कैसे निकलेगा, अब यहाँ पर एग्जाम्पल से समझते हैं। माना किसी देश में केवल पेन और उर्वरक का उत्पादन होता है, जैसे हमने वहाँ पर सिलेंडर रखा था, यहाँ पर उर्वरक दिया यानी फर्टिलाइजर्स। अब इस एग्जाम्पल को समझिए, बहुत ध्यान से समझिएगा। माना किसी देश में केवल पेन व उर्वरक का उत्पादन होता है, बैंक नहीं है, ये पेन है, ठीक है, ये पेन है, इसको मैं करेक्ट कर दूंगा। पेन की कीमतों में नागरिकों को अप्रत्यक्ष कर देना होता है। अब जैसे समझिए, पेन जितनी की कीमत होती है तो उसमें क्या होता है, टैक्स सरकार लेती है ना। जब आप पेन खरीदने जाते हो, जैसे मान लीजिए कोई पेन 10 रुपये खरीदते हैं तो उसमें क्या लिखा रहता है, इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस लिखा रहता है ना। उसका मतलब क्या होता है कि 10 रुपया आपसे लिया जा रहा है, ये सिर्फ पेन की कीमत नहीं है, पेन के साथ साथ आपसे कुछ टैक्स लिया जा रहा है, और ये इनडायरेक्ट टैक्स होता है। इनडायरेक्ट टैक्स क्यों, क्योंकि आप सीधे गवर्नमेंट को नहीं पे करते हो, आप उस दुकानदार को पे करते हो, दुकानदार होलसेलर को पे करता है, होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर को पे करता है, डिस्ट्रीब्यूटर क्या करता है, मैन्युफैक्चरर को पे करता है, और मैन्युफैक्चरर जाके गवर्नमेंट को पे करता है। तो अंतिम रूप से किससे वसूला गया, आपसे वसूला गया, और पहुंचा किसके पास, सरकार के पास। इसीलिए क्या ये इनडायरेक्ट टैक्स है। तो समझ में आया, जो भी वस्तु आप खरीदते हो उसमें क्या देना होता है, आपको अप्रत्यक्ष कर देना होता है। जबकि जो उर्वरक है, उर्वरक जो खरीदते हैं किसानों को टैक्स नहीं देना होता, बल्कि सरकार उसमें सब्सिडी देती है। सरकार सब्सिडी, मान लीजिए 500 रुपये केजी मार्केट प्राइस है, ठीक है, किसका, उर्वरक का। तो आपको क्या लगता है उसकी कॉस्ट 500 होती है, नहीं, वो 1000 रुपये का होता है। लेकिन सरकार 500 में क्यों उपलब्ध कराती है, क्योंकि 500 रुपये पर केजी वो क्या करती है, वो घाटा खाती है। वो 500 रुपये सरकार देती है किसानों को, समझ में आया। तो इस वजह से क्या हो गया, वो 500 जो सरकार ने दिया है वो अब जाके क्या हो गया, वो 500 का पड़ गया मार्केट में। तो उसका मार्केट प्राइस कितना हुआ, 500, जबकि वो एक्चुअल प्राइस क्या था, जो उसकी कॉस्ट प्राइस थी वो 1000 थी। तो यही अंतर समझना है आपको, ठीक है। तो ये देखिए, अब यहाँ पे समझिए, तो मान लीजिए पेन की कीमत कितनी है, 15 रुपये, और देश में कुल 1000 पेन उत्पादित किए जाते हैं। कितना, 1000 पेन। तो जाहिर सी बात है टोटल पेन कितने हो गए, 1000, और एक पेन की कीमत कितनी हो गई, यानी कि ये 15,000 रुपये कुल पेन की कीमत हो जाएगी, लागत हो जाएगी, समझ में आ गया। जिसमें सरकार प्रति पेन की दर से 5 रुपये अप्रत्यक्ष कर भी लेती है। इसका मतलब जो 15 रुपये का पेन की कीमत है, इसमें कॉस्ट प्राइस कितना है, सीपी अगर हम बात करें, यानी उस पेन की लागत कितनी थी, 10 रुपये, और उसमें टैक्स कितना था, 5 रुपये। सरकार कितना ले रही है, टैक्स 5 रुपये, यानी कि हर 15 रुपये में सरकार क्या ले रही है, 5 रुपये टैक्स ले रही है। क्लियर है। अच्छा, साथ ही उर्वरक का बाजार मूल्य कितना है, 500 रुपये प्रति किलो, जिसमें सरकार 200 रुपये प्रति किलो दर से सब्सिडी देती है।
यानी कि अब हम बात करें यहाँ पर उर्वरक की, तो उर्वरक का जो यानी फर्टिलाइजर्स की अगर हम बात करें, उर्वरक का मार्केट प्राइस क्या है? मार्केट प्राइस कितना है? 500 रुपये। ठीक है, ठीक है, लेकिन एक्चुअल प्राइस यानी उसकी कितनी है? 700 रुपये है एक्चुअल, यानी उसमें लागत जो आ रही है 700 रुपये आ रही है, लेकिन 700 रुपये में अगर किसानों को उपलब्ध होगा तो अनाज महंगा हो जाएगा। इसलिए सरकार क्या कहती है? 200 रुपया घाटे में देती है। तो 200 रुपया घाटा कौन खा रही है? सरकार खा रही है। तो किसानों को कितने में मिला? 500। तो किसानों को जितने में मिला वो क्या हो गया? वो मार्केट प्राइस हो गया। तो यहाँ उल्टा हो रहा है, ध्यान दीजिए। एक चीज़ में सरकार आपसे पैसा ले रही है और एक चीज़ में सरकार आपको पैसा दे रही है। जब सरकार पैसा देती है तो उसे सब्सिडी कहा जाता है, और सरकार जब पैसा लेती है तो उसे टैक्स कहा जाता है। समझ में आ गया? हाँ, फिर से पढ़ते हैं, आराम से समझ में आएगा। नहीं समझ में आएगा तो मैं दोबारा समझा दूंगा। ठीक है, तो मान लीजिए अब पिछला, एक मिनट, पिछले वाले समझते हैं। ठीक है, माना किसी देश में केवल पेन और उर्वरक का उत्पादन होता है। पेन की कीमतों में नागरिकों को क्या देना होता है? टैक्स देना होता है, जबकि उर्वरक की कीमतों में नागरिकों को सब्सिडी सरकार द्वारा दी जाती है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, चलो कोई बात नहीं, अगला देखते हैं। फिर पेन की कीमत कितनी है भैया? 15 रुपये प्रति पेन है, जिसमें कुल कितना पेन उत्पादित हुआ है? 1000 रुपये। और प्रति पेन की दर से 5 रुपये का क्या लिया जा रहा है? सरकार द्वारा टैक्स लिया जा रहा है। और उर्वरक का मूल्य कितना है? 500 रुपये मार्केट में, जिसमें सरकार क्या दे रही है? 200 रुपये प्रति किलो सब्सिडी दे रही है, यानी कि इसकी कॉस्ट कितनी हो गई? 700 रुपये। और देश में कुल 1000 किलो उर्वरक का उत्पादन हो रहा है। तो जीडीपी कितनी हुई? आपसे मान लीजिए ये सवाल आपको दे दिया जाए, जीडीपी कितनी हुई? तो जीडीपी में क्या होगा? जाहिर सी बात है, ये देखें इस प्रकार जीडीपी का मार्केट प्राइस क्या होगा भाई? कुल उत्पादन किस चीज़ का? वस्तु और सेवा। सेवा का उत्पादन हो नहीं रहा है, तो केवल वस्तु में कौन कौन? एक पेन और एक उर्वरक यानी फर्टिलाइजर्स। ठीक है, पेन की कीमत कितनी? 15 गुणे 1000 यानी 15,000। ठीक है, अब 500 गुणे 1000 यहाँ पर, क्योंकि मार्केट प्राइस तो 500 हुई ना, तो 1000 ये यानी 5 जो भी आया 50,000 प्लस ये 15,000 जाके 65,000 रुपये। तो जीडीपी मार्केट प्राइस पे जो निकली, मार्केट प्राइस मतलब जो बाजार में कस्टमर पे कर रहा है वही है बाजार मूल्य। तो उसमें कितना कुल जीडीपी इस देश की हो जाएगी? 65,000 रुपये। तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस क्या निकला? 65,000। लेकिन जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, फैक्टर कॉस्ट मतलब जो मार्केट की प्राइस नहीं थी, जो लागत आई थी उस वस्तु के बनाने में, उसकी बात अगर हम करें तो जाहिर सी बात है क्या, जो 65,000 था ये, इसमें क्या 5,000 यहाँ पे टैक्स मिला था सरकार को, कि 5 रुपये के हिसाब से टैक्स मिल रहा है, तो 1000 में कितना टैक्स हो गया? कुल 5,000। तो जाहिर सी बात है ये उत्पादन थोड़ी ना, ये तो सरकार ने टैक्स लिया है, इसलिए 5,000 क्या कर दिया जाए? घटा दिया जाए। और दूसरी तरफ सरकार ने यहाँ 200 रुपये का घाटा खाया है। ठीक है, तो यहाँ पे 200 गुणे 1000 यानी कि 20,000 रुपये का यहाँ पर क्या किया जाए? जो घाटा खाया उसको जोड़ दिया जाए। तो इससे क्या हो जाएगा? 65,000 माइनस 5,000 प्लस 20,000, यानी कि जो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट निकली कितने की निकली? वो 80,000 रुपये की निकली। अब समझ में आ गया? तो फैक्टर कॉस्ट में हम क्या करेंगे? वस्तु की जो लागत होती है उस पर उसका जीडीपी निकालेंगे, और जब मार्केट प्राइस में जो बाजार में उसकी कीमत पड़ रही है तो निकालते हैं। तो इसीलिए जीडीपी आपसे पूछा जाएगा, फार्मूला क्या होगा? अभी इस फार्मूला का रट्टा मान लीजिएगा। फार्मूला क्या होगा? जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू जीडीपी एट मार्केट प्राइस। जो भी कुछ भी होगा उसमें हम इनडायरेक्ट टैक्स को क्या कर देंगे? घटा देंगे और सब्सिडी को जोड़ देंगे। दैट्स इट। ये हो गया जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। नहीं समझ में आया होगा तो एक बार मैं फिर से समझा दे रहा हूँ। चलो दूसरे एग्जाम्पल समझते हैं। ठीक है, मान लीजिए हम वही सिलेंडर की बात कर लेते हैं। ठीक है, सिलेंडर में सरकार 100 रुपये से मान लो सब्सिडी देती है। क्या देती है? सब्सिडी देती है। ठीक है, 100 रुपये की सब्सिडी देती है, और कीमत कितनी है? मान लो 1000 रुपये है। ठीक है, 900 रुपये मान लेते हैं। कितना? 900 रुपये एक मार्केट प्राइस है, मतलब आदमी खरीदता है 900 रुपये के, जबकि एक्चुअल प्राइस क्या है उसका? 100 रुपया सब्सिडी, यानी कि एक्चुअल प्राइस कितना होगा? 1000 रुपये। तो जीडीपी में तो 1000 नहीं जुड़ा है, जीडीपी में तो 900 रुपये जुड़ेगा, क्योंकि मार्केट प्राइस में निकालने। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमें सब्सिडी जोड़नी पड़ेगी ना, राइट? जितनी भी सब्सिडी होगी उसको जोड़नी पड़ेगी। दूसरी तरफ अगर हम बात करें, मान लो हमने टायर खरीदा, टायर कितने का था? 1000 रुपये का। ठीक है, उस पर सरकार ने क्या लिया है? 100 रुपये का टैक्स लिया है। तो इसकी एक्चुअल कॉस्ट कितनी आएगी? जाहिर सी बात है 1000 में माइनस क्या करना पड़ेगा? 100 करना पड़ेगा, तब जाके 900 निकला। यानी टैक्स घटाते हैं और सब्सिडी जोड़ देते हैं। सिंपल सी बात है, वो पुलिस समझ में आया होगा। ठीक है, ये दोबारा से आप पढ़ोगे और इसको देखोगे, समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट निकल गया। क्लियर है? समझ में आ गया? हाँ, अब निकालते हैं क्या? एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। क्या निकालते हैं? एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, अब एनएनपी एट फैक्टर के या लागत पर, यहाँ फिर नहीं, स्थिर लागत है ये, मैं इसको करेक्ट कर दूंगा। ठीक है, स्थिर लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। ठीक है, यही देश का राष्ट्रीय आय कहलाता है। एग्जाम में सीधा सीधा प्रश्न पूछेगा नेशनल इनकम क्या है, तो सीधे सीधे ऐसे लिखा रहेगा एनएनपी, नीचे यहाँ एफसी लिखा रहेगा।
NNP एट जो फैक्टर कॉस्ट आएगा वही आपका नेशनल इनकम होगा। अब ये निकलेगा कैसे, हमने NNP कैसे निकाला था, चलो NNP निकालो, पहले मार्केट प्राइस में निकालते हैं। NNP एट मार्केट प्राइस, सीधे सीधे सबसे पहले क्या निकाले थे, GDP निकाले थे, याद आया, GDP उसके बाद नेट निकालने के लिए क्या करते हो, कैपिटल डेप्रिसिएशन करते हो, नेशनल निकालने के लिए क्या करते हो, प्लस x माइनस m करते हो ना, अभी हमने बताया था आपको। तो यही होगा क्या, NNP एट मार्केट प्राइस। अब अगर NNP एट फैक्टर प्राइस निकालना तो क्या करना होगा, माइनस इनडायरेक्ट टैक्स और प्लस सब्सिडी, काम हो गया। तो यही हो गया आपका क्या, नेशनल इनकम। यहाँ पर देख लेते हैं क्या ऐसा है, देख लेते हैं। देखिए NNP एट फैक्टर कॉस्ट के लिए क्या, NNP एट मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी, यही होगा भाई। फैक्टर कॉस्ट निकालने के लिए क्या करना है, सीधे सीधे आंख मूंद के इनडायरेक्ट टैक्स माइनस कर देना और सब्सिडी जोड़ देना है, तो ये कर दिया गया। अब NNP एट मार्केट प्राइस क्या होता है, NNP को हम GNP लिख सकते हैं कि नहीं भाई, GNP एट मार्केट प्राइस माइनस कैपिटल डेप्रिसिएशन, ठीक है, ये NNP का मान है, माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी, ठीक। और GNP को कैसे लिख सकते हैं, GDP प्लस GDP एट मार्केट प्राइस प्लस NFIA का मतलब क्या होता है, वही x माइनस एम, चाहे x माइनस एम लिखो चाहे NFIA, नेट फैक्टर इनकम एब्रॉड, पिछले लेक्चर में देखिएगा। तो GDP एट मार्केट प्राइस माइनस प्लस NFIA माइनस कैपिटल डेप्रिसिएशन माइनस इनडायरेक्ट है प्लस सब्सिडी, यही हो गया क्या आपका नेशनल इनकम। समझ में आ गया, क्लियर है। तो आपसे कुछ भी फॉर्मूला दे सकता है NNP एट फैक्टर कॉस्ट में, ये ऑप्शन भी दे सकता है, ये भी दे सकता है, ये भी दे सकता है। आपका कंसेप्ट बड़ा क्लियर होना चाहिए, समझ में आया। थोड़ा सा और प्रैक्टिस कर लेंगे तो और समझ में आया। देखो ध्यान देने योग्य महत्वपूर्ण बात क्या है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान देने योग्य महत्वपूर्ण बात। नेट प्रोडक्ट जब भी आपको निकालना है, कहीं पर भी ऐसे लिखा रहे शुद्ध लिखा है ना, तो माइनस कैपिटल डेप्रिसिएशन होना ही चाहिए, ठीक है। क्योंकि ग्रॉस से कैसे निकलेगा नेट, अभी हमने बताया था ग्रॉस मतलब संपूर्ण उत्पादन, लेकिन जो उत्पादन उसमें घिसावट आई है उसको निकालने के लिए क्या करोगे, कैपिटल डेप्रिसिएशन, ठीक। नेशनल प्रोडक्ट निकालने के लिए क्या करोगे भाई, एक्सपोर्ट को इन करोगे और इंपोर्ट को माइनस करोगे, तो यही x माइनस एम, और जिसको हम क्या बोलते हैं NFIA बोलते हैं, ठीक है। और फैक्टर कॉस्ट निकालने के लिए क्या करना है आपको, माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी, दैट्स इट। ये तीन चीज़ अगर याद है तो आपको कुछ भी दे दिया जाए आप निकाल लोगे। जैसे वीडियो पॉज करके आप लोग निकालिएगा, मैं आपको दे रहा हूँ, निकालिए GDP एट फैक्टर कॉस्ट, मान लीजिए आपको ये निकालना है, वीडियो पॉज करके निकालिए। चलिए देखते हैं सबका आता है कि नहीं, ठीक है। अगर निकाल चुके हो तो मैं आपको बता दूँ, सीधे सीधे क्या निकलना है, GDP फैक्टर कॉस्ट के लिए क्या करना है, माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी, हो गया, ये निकल गया, समझ में आ गया। अच्छा एक और देते हैं, चलो NNP निकालो, केवल NNP। अच्छा जब कुछ नहीं लिखा होगा यहाँ मार्केट प्राइस समझिए, ठीक है, तो NNP के लिए क्या करना है, पॉज करके निकालिए। चलिए ठीक है, मैं देख लेता हूँ। तो सीधे सीधे क्या निकालना है हमें, GDP, नेट के लिए क्या करना है, कैपिटल डेप्रिसिएशन, और नेशनल के लिए क्या करना है, प्लस NFIA रख देना है, ठीक है। और चूंकि मार्केट प्राइस है, फैक्टर कॉस्ट है नहीं, तो यही हो जाएगा आंसर, ठीक, क्लियर है। तो आपको ये तीन चीज़ें याद हैं, तो आपको कोई भी एग्जामिनर दे दे, कुछ भी दे दे, आपको ये याद रखना है। नेट निकालना है तो आंख मूंद के माइनस कैपिटल डेप्रिसिएशन, नेशनल प्रोडक्ट निकालना है तो आंख मूंद, चाहे GNP निकालो चाहे NNP निकालो, तो आंख मूंद के आपको प्लस NFIA रखना है, फैक्टर कॉस्ट निकालना है तो माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी, यही कर देना है, काम हो जाएगा एकदम बढ़िया से, ठीक है। तो अब आपसे पूछा जाए कि नेशनल इनकम क्या होती है, तो नेशनल इनकम होती है बच्चा NNP एट फैक्टर कॉस्ट, जो कुछ भी निकल कर आएगा वही क्या हो गई, पूरा राष्ट्रीय है, नेशनल इनकम है, ठीक है, पूरे राष्ट्र क्या है। अच्छा ये पूरे राष्ट्र क्या है, इसी में अगर पूरे राष्ट्र की पॉपुलेशन से हम भाग दे देते हैं, ठीक है, जितना भी आया भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा बच्चा पर कैपिटा इनकम, PCI, प्रति व्यक्ति आय। तो प्रति व्यक्ति आय कैसे निकलेगा, यहाँ पे है ना PCI, प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए NNP एट फैक्टर कॉस्ट, यानी जिसे हम NI बोलते हैं शॉर्ट में, एट टोटल पॉपुलेशन ऑफ कंट्री। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए पॉपुलेशन से किस में भाग देना होगा, तो ऑप्शन में दे देगा आपको GDP, दूसरा ऑप्शन दे देगा GNP, तीसरा दे देगा NNP एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है, सब में फैक्टर कॉस्ट लगा देगा, मान लो फैक्टर कॉस्ट, NNP एट फैक्टर कॉस्ट, NDP एट फैक्टर कॉस्ट, तो किस में भाग दोगे, NNP एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है, समझ में आ गया। तो होपफुली समझ में आएगा। तो पहला चीज़ क्लियर हुआ कि GDP एट मार्केट प्राइस का मतलब जो कुछ भी बाजार मूल्य में लिया गया वो, फैक्टर कॉस्ट मतलब उसमें लागत क्या है, ये समझ में आया। बाजार मूल्य में क्या होता है, टैक्स जुड़ा होता है और सब्सिडी घटी होती है, और उसी को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, टैक्स घटा देंगे और सब्सिडी जोड़ देंगे,
ठीक है। अच्छा, अब अगली चीज़ क्या है, जीडीपी एट करंट प्राइस, यानी चालू खाते पर, चालू दर पर जीडीपी, और दूसरा जिसे नॉमिनल जीडीपी यानी नाम मात्र की जीडीपी कहते हैं, और जीडीपी एट बेस ईयर, रियल जीडीपी, ये क्या है थोड़ा समझ लेते हैं। ठीक है, एक एक करके लाइन पढ़ते हैं। सामान्यतः जीडीपी की गणना वर्तमान कीमतों पर होती है। वर्तमान कीमत मतलब जो उस समय की एक्चुअल प्राइस है उसमें होती है, जो कि देश की अर्थव्यवस्था की सही तस्वीर प्रस्तुत नहीं करती। अब क्यों नहीं करती आगे हम समझेंगे, क्योंकि प्रतिवर्ष महंगाई दर में भी वृद्धि होती है। ठीक है, अतः वास्तविक जीडीपी निकालने के लिए हमें महंगाई को प्रतिस्थापित करना होता है, यानी कि एक्सक्लूड करना होता है। इसके लिए हम एक आधार वर्ष तय करते हैं, जिसके आधार वर्ष पर वास्तविक जीडीपी की गणना होती है। वर्तमान जीडीपी के लिए आधार वर्ष 2016-2017 ये मान लीजिए पूछा जाए। चालू कीमतों पर जीडीपी को नाम मात्र जीडीपी कहा जाता है। ठीक है, समझ में आ गया? नहीं समझे कोई दिक्कत नहीं, फिर वापस समझते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं। ये चालू कीमत क्या है, जैसे मान लीजिए अभी चल रहा है 2021 चल रहा है, ठीक, मान लेते हैं, चलो पहले 2020 ले लेते हैं। मान लीजिए 2020 में किसी देश ने कुल मिला के, वही सेम एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, कि 15,000 का पेन उसने बनाया था। ठीक है, 15,000 रुपये का पेन बनाया था, तो उसकी जीडीपी कितनी हो गई, 15,000 रुपये। ठीक है, यानी कि उसकी मार्केट प्राइस कितनी थी, 15 रुपये थी उस समय। ठीक है, एक पेन की कीमत कितनी थी, 15 रुपये, और कुल कितना उत्पादित हुआ था, यूनिट कितनी थी, यूनिट कितनी थी बच्चा, यूनिट 1000, यूनिट 1000 थी, पीसेस 1000 थे और कीमत 15 थी, तो इसलिए 2020 की जीडीपी कितनी निकल कर आ गई, 15,000 रुपये। अब मान लीजिए 2021 में महंगाई आ गई, एक पेन की कीमत कितनी हो गई, 20 रुपये हो गई, कितनी हो गई 20, और पेन के उत्पादन कितना हुआ, 1000 ही हुआ, तो यहाँ पर जीडीपी कितनी हो गई, 20,000 रुपये। तो अगर हम देखें 2020 से 2021 में आते आते क्या जीडीपी में वृद्धि हुई है, हाँ हुई है, 15,000 से हमारी जीडीपी बढ़ के कितनी हो गई है, 20,000। लेकिन क्या वास्तव में ये आपकी अर्थव्यवस्था की प्रगति बता रहा है, नहीं ना। क्यों भाई, 1000 उत्पादन तब भी हो रहा था, 1000 का उत्पादन तब भी हो रहा था, फर्क इतना, तब आपकी जो है वो क्या कहते हैं कि कॉस्ट कितनी पड़ रही थी, 15, अब कितनी पड़ रही, 20,000। तो क्वालिटी रूप में देखा जाए तो कोई परिवर्तन नहीं है ना बच्चा, महंगाई बढ़ी है ना, महंगाई बढ़ी है ना, कोई गुणोत्तर वृद्धि तो ही नहीं। 1000 के बजाय अगर हम 1500 यूनिट बनाने लगते तब तो हमारी हमारी अर्थव्यवस्था में ग्रोथ होती, विकास होता, क्योंकि विकास तभी माना जाएगा ना जब प्रोडक्शन बढ़ेगा। कीमतें बढ़ना जो है ये देश की लिए सही नहीं होता, मतलब कीमतें भी बढ़े और प्रोडक्शन भी बढ़े, लेकिन यहाँ प्रोडक्शन नहीं बढ़ा है। समझ में आया, क्लियर है, फिर से समझते हैं भैया। 2020 में पेन कितना उत्पादित हुआ, यूनिट कितना है, यहाँ यूनिट लिख देते हैं, ठीक है, यूनिट 1000, ठीक है, प्राइस कितना था, प्राइस 15 रुपये, तो जीडीपी कितनी हो गई, जीडीपी हो गई 15,000 रुपये। ठीक, 2021 में क्या होगा, यूनिट कितनी हुई, अभी भी 1000 ही है, और वहाँ पे प्राइस कितनी थी, रुपये 20, तो यहाँ जीडीपी कितनी हो गई, 20,000 रुपये। तो जीडीपी में वृद्धि तो हो रही है। तो वर्तमान कीमत पर देखें, यानी 2021 की कीमत पर देखें तो क्या है कि जीडीपी में वृद्धि हुई है 5,000 रुपये की, क्लियर है। लेकिन रियल जीडीपी की अगर हम बात करें, अगर इसको इसके कीमत पर देखेंगे तो 20 को जो जितना प्रतिशत महंगाई बढ़ा उतना अगर हटा देंगे तो क्या होगा, हमारा 0% ग्रोथ रेट हो गई जीडीपी, मतलब जितनी यहाँ थी उतनी यहाँ होगी। तो इसी को हटाने के लिए क्या करना होगा, जितना महंगाई हुई है उतना क्या कर देते हैं एक्सक्लूड कर देते हैं। मान लेते हैं 7.5% का यहाँ महंगाई बढ़ा था, तो 7.5% का यहाँ पर डिफ्लेक्टर निकाल कर रियल जीडीपी निकाल लेते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं, जैसे अभी के लिए क्या है 2016-17 का हमारा बेस ईयर निकाला गया है। इसका क्या मतलब हुआ, जब तक इसमें बदलाव नहीं किया जाएगा। अब मान लीजिए 2021 में पेन की कीमत कितनी है, 20 रुपये, ठीक है, 2016-17 में उसी पेन की कीमत कितनी थी, 13 रुपये। इसका मतलब क्या होगा कि भैया 2021 में भी उस 20 रुपये को कितना माना जाएगा, 13 रुपये, तब जाके जीडीपी निकाला जाएगा, तब देखा जाएगा कि वास्तव में ग्रोथ हो रहा है कि नहीं। इसीलिए बेस ईयर का कंसेप्ट आया, आधार वर्ष का कंसेप्ट आया, समझ में आया। तो आधार वर्ष किस लिए निकाला जाता है, ताकि हम महंगाई को एडजस्ट कर सकें, उसको एक्सक्लूड कर सकें। अब आपको समझ में आ जाएगा। अब देख एक एक लाइन पढ़िए। सामान्यतः जीडीपी की गणना वर्तमान कीमतों पर होती है, जो कि देश की अर्थव्यवस्था की सही तस्वीर नहीं प्रस्तुत करती। क्यों, क्योंकि उसमें महंगाई जुड़ी हुई होती है।
क्योंकि प्रतिवर्ष महंगाई दर में वृद्धि होती रहती है। अतः वास्तविक जीडीपी निकालने के लिए हमें महंगाई को क्या करना पड़ेगा, प्रतिस्थापित करना पड़ेगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, एक आधार और वर्तमान में आधार वर्ष क्या है 2016-17, यानी कि हम जीडीपी जब निकालते हैं तो 2 बार निकालते हैं। जैसे आप मान लीजिए, एक मिनट, मान लीजिए 2021 का जीडीपी मान लो निकालते हैं, ठीक है। मान लेते हैं निकल के आया कितना, 1 लाख करोड़ आया, मान लो कितना आया, 1 लाख करोड़ रुपया आया। ये जीडीपी वर्तमान कीमत में है, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, 2016-17 में जो वस्तुओं की कीमतें थी उस समय देखा जाएगा कितने परसेंट का महंगाई हुई। अगर देखेंगे प्रति वर्ष हम 6.5% महंगाई बढ़ रही थी, तो क्या किया जाएगा, तो 1 लाख में 6.5% की क्या कर दी जाए, एडजस्ट कर दिया जाए, उस महंगाई को एडजस्ट करके निकाल लिया जाएगा। तो आपकी जो है 2016-17 के हिसाब से आपकी जीडीपी निकल जाएगी और वही रियल जीडीपी होती है। तो आपसे यहाँ प्रश्न क्या बनता है, इतना टेक्निकल नहीं पूछेगा, सीधे पूछेगा कि नॉमिनल जीडीपी या चालू कीमतों में जीडीपी में से रियल जीडीपी प्राप्त करने के लिए क्या किया जाता है, सीधे महंगाई एडजस्ट की जाती है, ठीक है। महंगाई रिप्लेस मतलब प्रतिस्थापित की जाती है या महंगाई दर को एडजस्ट कर लिया जाता है। क्लियर है, समझ में आया। तो आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, तो हमने पढ़ा बच्चा जीडीपी एट मार्केट प्राइस और जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट का अंतर। तो फैक्टर कॉस्ट निकालने के लिए क्या करना है, माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी, चाहे जो वैल्यू है, ठीक है, ठीक। हाँ, और जीडीपी एट करेंट प्राइस क्या होता है, जो चालू कीमत पर होता है, इसमें महंगाई जुड़ी होती है, महंगाई हटा दें तो क्या हो जाएगा, जीडीपी एट मतलब रियल जीडीपी, और रियल जीडीपी की निकालने के लिए क्या है, बेस ईयर, और बेस ईयर अभी क्या है 2016-17, ठीक है। तो ये था बच्चा दूसरा लेक्चर। अगला लास्ट जो बचा हुआ है कि नेशनल इनकम को निकालने के मेथड क्या है, अलग अलग मेथड क्या है, ठीक है। उत्पादन के हिसाब से निकाला जाता है, आय के हिसाब से निकाला जाता है, उपभोग के हिसाब से निकाला जाता है। 3 अलग अलग मेथड है, उनको देख लेंगे तो ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। बीच में हमारा थोड़ा सा ब्रेकअप हो गया था लेक्चर का, कोशिश करूंगा कि जल्दी जल्दी इसको ख़त्म कर सकें। प्लीज़ कर, आप लोग थोड़ा वीडियो बहुत कम देख रहे हैं, आप लोग व्यूज़ बहुत कम जा रहे हैं, ये सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। बीच में आप लोगों की स्पीड अच्छी हुई थी, लेकिन पिछले 3-4 दिन से आपको देख रहा हूँ व्यूज़ बिल्कुल कम जा रहे हैं। अगर आप चाहते हो तो मेहनत की जाए, तो थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। थैंक यू ऑल, आज के इतना ही। हाँ, PDF आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू ऑल, कोई डाउट हो तो कमेंट करिएगा।